हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दहेज की केस की वास्तविकता के बारे में। अगर आप अपने पति या फिर अगर कोई पति अपने पत्नी से परेशान है तो उस मामले में ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब दोनों पक्षों की आपस में नहीं बनती है तो ख़ास तौर से जो पत्नी पक्ष है वो पति पर झूठा दहेज का केस कर देती है। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ हस्बैंड्स, कुछ जो पति पक्ष हैं, ससुराली पक्ष हैं, वो दहेज की डिमांड भी करते हैं और उसको लेकर के जो पत्नी पक्ष है वो कोर्ट चला जाता है कि पति ने इतने रुपए की डिमांड की है। ऐसा होता भी है, लेकिन ज़्यादातर जो मामले होते हैं वो झूठ होते हैं। जब भी उनमें आपस में पटरी नहीं खाती है, कोई कमी ऐसी होती है जिसको लेकर के पति पे दबाव बनाने के लिए या फिर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, पति पे झूठा दहेज उत्पीड़न का केस कर देते हैं, मेंटेनेंस का केस कर देते हैं, ठीक है, और घरेलू हिंसा का भी केस कर देते हैं। कई मामलों में ये चीज़ जेन्युइन होती है, वाकई में वो लड़की प्रताड़ित हो रही होती है तो ठीक है, घरेलू हिंसा का केस कर दिया। कहीं दहेज से प्रताड़ित है, दहेज मांगा जा रहा है, ठीक है, दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया। कहीं पे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, खर्चा नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मेंटेनेंस का केस कर दिया। लेकिन अगर आपकी ये वास्तविक कंडीशन नहीं है, आप सिर्फ पति से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इस टाइप के केस कर रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ उनको अपने दबाव में लेने के लिए इस तरह के झूठे केस किए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और मैं आपको बता दूं, इससे आपकी और आपके हस्बैंड की दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। आप कहेंगे वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि शादियाँ हुई और शादी होने के 2, 4, 6, 8, 10 महीने में या 1-2 साल में उनमें डिवाइडेशन हो जाता है, नफ़रतें बढ़ने लगती हैं, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। या फिर कभी कभी ये चीज़ फ़ौरन होती है, शादी हुई महीने 2 महीने में इसका रिजल्ट देखने को मिल गया, पता चल रहा है कि दोनों आपस में रह नहीं सकते, अलग अलग होने का फ़ैसला कर लिया है। पति ने पति पर जो है दहेज का केस ठोक दिया, मेंटेनेंस का केस ठोक दिया और घरेलू हिंसा का केस ठोक दिया। तो इससे मामले बनते नहीं बल्कि और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोच लीजिए कि अगर आप लड़की है लगभग 22 साल की, लड़का है लगभग 25 साल का, शादी कर दी, ठीक है। शादी करने के बाद पता लग रहा है 4 महीने के बाद उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो उस मामले में क्या है कि अगर आप अपना कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, आपकी नहीं बन रही, ऐसा होता है, पत्नी अलग विचारों की होती है, पति अपने अलग विचारों का होता है, जब उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है तो वो कंप्रोमाइज़ कर लें। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्नी पक्ष जो है ज़्यादा वसूली के चक्कर में, ज़्यादा माल के चक्कर में, कि भाई पति ने उसे धोखा दे दिया या उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई या फिर वो दूजिया कहलाएगी, तो वो ज़्यादा वसूली करने की कोशिश करते हैं। या फिर पत्नी पक्ष इतना अमाउंट मांगती है या फिर ऐसे कंप्रोमाइज़ करती है, ऐसी शर्तें रखती है जिसको पति पक्ष पूरा नहीं कर सकता। मान लीजिए कि औकात है 5 लाख रुपए की, मांग लिए 15 लाख रुपए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और तब जाके जब उनमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता है तब महिला पक्ष चला जाता है कोर्ट में। या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि कंप्रोमाइज़ तो दूर की बात है, बात ही नहीं करते इस मामले में, सीधा दहेज का केस ठोक देते हैं, वकील के पास जाते हैं, वकील साहब के यहाँ के ऐसी बात है और ये लड़का में और लड़की में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, भाई हम निपटाना चाहते हैं, क्या करें? वकील साहब बताते हैं कर दो दहेज का केस, ठीक है, बाद में कंप्रोमाइज़ कर लेना। उनके कहने पर आप जो लड़की पक्ष है वो दहेज का केस भी ठोक देते हैं, साथ में मेंटेनेंस और घरेलू हिंसा का भी केस ठोक देते हैं, 1-2-3 कंप्लेंट केस भी ठोक देते हैं। भले ही लास्ट में रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई एक पति पक्ष अगर सही है, मतलब कि अगर वो साउंड माइंड है और वो अगर अपने आप को डिफेंड करना उसे आता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पति आ जाता है अपने पे, चलो ठीक है आप केस करो, मैं लड़ूंगा उसका, ठीक है। तो कभी भी पत्नी ये साबित नहीं कर पाती है कोर्ट में कि पति ने उस पर दहेज उत्पीड़न की मांग की, या फिर मान लीजिए कि कर भी देती है तो भी कितना टाइम लग जाता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तब तक लड़की अपने घर पे बैठी रहेगी, शादी कर नहीं सकती। मेंटेनेंस का उसने केस कर दिया। मेंटेनेंस का केस क्या है? मान लीजिए कि आज शादी हुई, 4 महीने में आपकी नहीं बनी, आप अपने घर, वो अपने घर, पति ने ठोक दिया मिनेंस का केस, दहेज उत्पीड़न केस। तो क्या जिस दिन आपने मेंटेनेंस केस ठोक दिया, क्या उसी दिन से आपको मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि इंटर मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही रेयर मामलों में होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप दफ़ा 125 CRPC के तहत जब आप मेंटेनेंस के लिए जाते हो तो उसमें भी एक प्रोसेस के थ्रू केस की कार्रवाई आगे बढ़ती है। इसमें लगभग 1 से 2 साल, 3 साल तक लग सकते हैं इस केस को डिसाइड होने में। लेकिन यहाँ पर भी ये देखा जाता है कि आप मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आप अपना भरण पोषण करने में अगर सक्षम नहीं है तभी आपको मेंटेनेंस दिया जाता है। इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि आपका कैरेक्टरलेस तो नहीं है आप, ठीक है, आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली, आप कोई बिजनेस तो नहीं कर रही हैं, या फिर आप अपने भरण पोषण करने में सक्षम हैं।
आपने भले ही केस कर दिया हो, लेकिन फिर 2-3 साल तक ये डिसाइड होता रहता है, एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत हो रहते हैं कि आप जो है आप प्रॉपरली साउंड माइंड है। मेरा मतलब है कि आप जो है कैरेक्टरलेस नहीं हैं, आप में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। तो उस मामले में कोर्ट जो है दफ़ा CRPC 125 के तहत जो है मेंटेनेंस का ऑर्डर कर भी देता है कि आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन अब उसकी वसूली के लिए उसके बाद CRPC 128 का केस पड़ता है। तो मतलब कि आपने आज मेंटेनेंस का केस डाला तो 2 या 3 साल या 4 साल तक लग जाते हैं उस पे ऑर्डर होने के लिए, और फिर उसकी वसूली के लिए आप डालेंगे जो पैसा तय हुआ है वो उसकी वसूली के लिए फिर आपको हर साल इस तरह का केस डालना पड़ेगा वसूली का CRPC 128 के तहत। तो मेंटेनेंस पाना भी इतना आसान नहीं है। मतलब कि हमें यहाँ पर ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर आप पति आपको प्रताड़ित करता है, आप पति से मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, इससे पहले बेहतर है कि अगर आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है तो बेहतर ये है कि आप अपने रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, जो भी बीच के जो लोग होते हैं जिन्होंने शादी कराई थी, उनको बिठा के कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, कंप्रोमाइज़ हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, कोर्ट कचहरी से आप बच जाएं। नहीं तो अगर आप केस लड़ने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं तो यहाँ पर ये सोच लीजिए कि आपकी 4 या 5 या 6-7 साल तक आपकी बर्बाद हो सकती हैं, और उसके बाद भी आपका मेंटेनेंस केस आगे कंटिन्यू रखना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप शादी नहीं कर सकते। मान लीजिए कि 4 या 5 या 6 साल के बाद आपको मेंटेनेंस मिलना पर ईयर मिलने लगा आपको, आप हर साल CRPC 128 का रिकवरी का केस डालते हैं और आपको मेंटेनेंस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन ये है कि उसके बाद आप शादी नहीं कर सकती या फिर अगर आप शादी करती हैं तो ये मेंटेनेंस मिलना बंद हो जाएगा। मतलब कि आपको 4 या 5 साल के बाद आपको मेंटेनेंस मिलना शुरू हुआ, ठीक है, केस लड़ते लड़ते आपको, और उसके बाद आप शादी नहीं कर सकते। मतलब समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर तक आपको मेंटेनेंस मिलेगा, आप शादी नहीं कर सकती। अगर बाद में ये साबित हो गया कि आप कैरेक्टरलेस हैं, आप किसी और के रिलेशनशिप में, तब भी आपका मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। आपने जॉब कर ली, कोई नौकरी कर ली, कोई भी ऐसा काम जिससे कि आपने भरण पोषण करने में सक्षम हो, तो आपका मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। हम सोच तो लेते हैं, या फिर आप ये सोच के बैठ जाइए कि भाई मेरी शादी हो गई है, ठीक है, पति मुझको खर्चा नहीं दे रहा है, वो मुझे प्रताड़ित कर रहा है, दहेज की डिमांड कर रहा है, तो ठीक है, कर दीजिए उस पर केस दहेज का, कर दीजिए उस पर मेंटेनेंस का केस, कर दीजिए घरेलू हिंसा का केस, और आप भी ज़िंदगी भर तक के लिए अपने घर बैठने का पूरा इरादा बना लीजिए। तब तो आप ज़िंदगी भर तक मेंटेनेंस ले सकती हैं अगर वो देने में सक्षम है पति पक्ष। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपको शादी करनी है तो जहाँ तक हो सके कंप्रोमाइज़ करें, कोर्ट कचहरी से बचें। लड़का भी फ्री, भाई तू भी जहाँ तुझे जाना है वहाँ तू जा, भाई मैं भी फ्री, मैं भी जो भी कुछ करना है वो मैं करूँगा। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट है, वरना तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बार बार कोर्ट कचहरी के आप चक्कर लगाएंगे, वकील को फ़ीस देंगे, तो इसमें आप बर्बाद हो जाएंगे। एक पक्ष नहीं, दोनों ही पक्ष। और लड़की पक्ष ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जब उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती है तो वो जल्दी से कोर्ट जाते हैं और दहेज का केस ठोक देते हैं, घरेलू हिंसा का केस ठोकते हैं। वो ये समझते हैं कि लड़के को हम फांसी चढ़वा देंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। जब नहीं होता है तो 4-6 महीने के बाद जब उनका ये चीज़ उनकी जब आग जो जल रही होती है वो ठंडी पड़ जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली फिर सोचते हैं यार कैसे भी है केसों से छुटकारा मिले और मामले में कॉम्प्रोमाइज़ ही हो जाए। तो ये सारी चीज़ें केस करने से पहले ही आप पहले ही सोच लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की पक्ष कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है, लड़का पक्ष नहीं चाहता, या फिर लड़का पक्ष चाहता है लेकिन वो ये चाहता है कि मैं कुछ दूँ ना, मतलब कि जो उसका स्त्री धन है वो उसको ना दूँ, जो उसने मुझे दिया है उसको ना दूँ। या फिर लड़का पक्ष में अगर कोई कमी है और लड़की पक्ष कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है, ठीक है भाई, उसकी बन नहीं रही है इसलिए वो चाहती है कि भाई मुझे इस घर से छुटकारा चाहिए, भाई आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम अपने यहाँ मैं अपने यहाँ। तो लड़का पक्ष यहाँ पे ये दिखाता है कि भाई तू खुद तो जा रही है, तो भाई तू जा रही है तो जा, ना तो तुझे स्त्री धन मिलेगा ना ही तुझे कुछ मिलेगा। तो ऐसे में लड़की पक्ष मजबूर हो जाती है दहेज उत्पीड़न का केस करने के लिए, घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस टाइप के केस करने के लिए। तो बेहतर यही है कि आप किसी को मजबूर ना करें, वरना अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको परेशानी हो सकती है। आप अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी सकते, और मेंटेनेंस तो मिलने की बात बहुत दूर की है। और किसी पर भी जब भी कोई केस किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम तो होती है। वो अपने सारे काम धाम छोड़ कर के कोर्ट कचहरी पे जा कर के बैठता है, पूरा दिन उसी में लग जाता है।
आज पता लग रहा है फ़लाने केस की तारीख है, कल फ़लाने केस की तारीख है, कल फ़लाने केस की तारीख है, कोर्ट नहीं पहुंच रहा है तो वही वारंट हो रहे हैं उसके। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इससे बेहतर है कि अगर आप अपना परिवार, आप सुखी सुखी रहना चाहते हैं दोनों लोग, तो भाई कुछ आप झुकिए, कुछ दूसरा पक्ष झुके और कंप्रोमाइज़ हो जाए, बेहतर है। अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ये आप लिख के ले लीजिए। क्योंकि मैंने ज़्यादातर यही देख रहा हूँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग भड़बड़ाते हुए आते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब तो रहना ही नहीं है वहाँ पे पति के घर पे, या फिर पति ऐसा है। और कई बार रेयर मामलों में ऐसा होता भी है कि पति तंग करता है लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, तो वो उनकी कमी है, उसको क्या कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। दोनों ही पक्षों से मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे मामलों में आप कंप्रोमाइज़ करने की बात सोचिए। ऐसा नहीं कि पत्नी ने कुछ दिया है तो उसका माल भी आप उसको नहीं देंगे, या आपकी तरफ से कमी है तो आपको तो ये बनता है कि उनका अगर 1 रुपया खर्च हुआ है तो आपको 1.5 या 2 रुपया उसको देना चाहिए, क्योंकि कमी आपकी तरफ से है। लेकिन लड़की पक्ष की कोई तरफ से कोई कमी आ रही है तो कम से कम आप उसको उतना तो दे दीजिए जितना वो लेके आई है, ठीक है। और आप पंचायत की बात भी मानिए, जो भी पंचायत करती है उसके तहत ही आपको जो है अपना कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अफजल LLB को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।